बेटा आखिरी क्लास में हमने पढ़ा था डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, द्विसंकर के बारे में, जहां मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। क्या बातें बताई थी सर? कि डाइहाइब्रिड क्रॉस कैसे होता है और उसका फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, तो हमने बेटा डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बहुत सारी बातें देखी थी। क्या देखी थी सर? कि सबसे पहले होती कैसी है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि फिनोटाइप जीनोटाइप आप याद रख पाओ तो अच्छी बात है, नहीं रख पाओ तो आपको रटना नहीं है। उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या है? एक तरीके से ये सब पे लागू होती है कि जो डाइहाइब्रिड क्रॉस हो रही है उसमें हमें क्या करना है, दोनों को तोड़ लेना है, मोनोहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड। और जो दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगी, अगर हमें डाइहाइब्रिड का फिनोटाइप निकालना है तो दोनों मोनोहाइब्रिड के फिनोटाइप को गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो उससे डाइहाइब्रिड का आ जाएगा। और जीनोटाइप निकालना है तो दोनों के जीनोटाइप को गुणा कर दो। ठीक है, ठीक है बेटा। उसके बाद अगला फिर मैंने आपको यह बताया था कि मेंडल ने बेटा द्विसंकर के आधार पे एक नियम दिया था जिसको स्वतंत्र अपव्ययन का नियम बोलते हैं। क्यों दिया था यह नियम? क्योंकि उसको F2 पीढ़ी में कुछ ऐसे पादप देखने को मिल रहे थे जो जनक में नहीं थे, तो उस चीज को समझाने के लिए उसने एक नियम दिया, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम, जो क्या कहता है कि दो लक्षण जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तो एक की वंशागति दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र होगी। ठीक है, फिर मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बोली थी बेटा कि ये नियम तभी लागू होगा जब दोनों लक्षणों की जो जीन है वो अलग अलग गुणसूत्र पे होगी। इस चीज को अपन प्रूव करके भी देखेंगे अभी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद बेटा ये मैंने कुछ बेसिक बातें ऐसे ही बताई, लेकिन इसको हम डिटेल में भी प्रूव करके देखेंगे। फिर उसके बाद बेटा मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक है, तो आपने ये सारे क्वेश्चन किए, कुछ क्वेश्चंस और करेंगे बेटा आज हम। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से। ठीक है, ध्यान से देखिए बेटा, ये जो है ये अब ट्राई हाइब्रिड के क्वेश्चन आ गए। हालांकि हमने ट्राई हाइब्रिड क्रॉस नहीं पढ़ी, लेकिन फिर भी हम ये कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये समझते हैं। बेसिक फंडा हमें ऑलरेडी पता ही है। बोल रहा है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल एस स्मॉल ए की क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल एस स्मॉल एस की गई। ठीक है, तो बोल रहा है कुल कितने प्रकार के फिनोटाइप प्राप्त होंगे। तो सिंपल बेसिक हमें क्लियर रखना है। क्या क्लियर रखना है कि भाई सर हमें पता है, चलो इसको छोटा कर देते हैं एक बार। ये क्वेश्चन यहां आ गया, यहां ध्यान दीजिए बेटा। आप लोगों को पता है, क्या पता है सर हमें, कि जब भी ऐसा आ जाए तो हमें इसको तोड़ लेना है। किस किस में? मोनोहाइब्रिड में। तो कैपिटल आर स्मॉल आर की क्रॉस हो रही है कैपिटल आर स्मॉल आर से, सर एक तो ये हो रहा है। दूसरा कैपिटल वाई स्मॉल वाई की क्रॉस हो रही है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सर दूसरा ऐसा हो रहा है। और तीसरा कैपिटल एस स्मॉल ए की क्रॉस हो रही है कैपिटल एस स्मॉल ए से। पता है यहां तक कोई परेशानी है क्या? नहीं सर, यहां तक मुझे कोई परेशानी नहीं है। अब तुझे पता है इसने क्या पूछा है? फिनोटाइप पूछा है। और इसने क्या पूछा है बेटा? सर इसने फिनोटाइप पूछा है। क्या पूछा है? फिनोटाइप पूछा है बेटा। इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे बेटा, इसने फिनोटाइप पूछा है। तो इन दोनों की क्रॉस हम करवाएंगे तो यहां से कितने फिनोटाइप आएंगे? सर दो आएंगे। कौन कौन से? राउंड और ग्रीन, है ना। तो सर इससे दो फिनोटाइप आएंगे। इससे कितने आएंगे बेटा? सर इससे भी दो आएंगे। इससे कितने आएंगे? सर इससे भी दो आएंगे। तो टोटल कितने आएंगे? तो इसका इससे इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 × 2 4, 4 × 2 8। तो कितने फिनोटाइप निकल के आएंगे बेटा? सर 8 फिनोटाइप निकल के आएंगे। क्लियर है क्या मेरी बात? जी। अगला, कुल कितने प्रकार के जीनोटाइप प्राप्त होंगे? देखिए बेटा यहां से कितने? सर यहां से 3 मिल रहे हैं, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। यहां से कितने मिल रहे हैं बेटा? सर यहां से भी 3 मिलेंगे, यहां से भी 3 मिलेंगे। मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 3 9, 9 × 3 27। तो कितने जीनोटाइप देखने को मिलेंगे बेटा? 27। ठीक है, ठीक है सर। फिर बोल रहा है निम्न पादप का प्रतिशत होगा। अब प्रतिशत निकालने के लिए सर आपने हमें फॉर्मूला बता रखा है कि जिसका निकालना है उसको x रख दो और टोटल नंबर × 100 कर दो। यही है? हाँ सर। अब सर पहली बात तो मुझे टोटल पता होना चाहिए, और टोटल पता होने के लिए यानी टोटल कितने जाइगोट बनेंगे उसमें से ऐसे होंगे, कितने युग्मज बनेंगे उसमें से इस प्रकार के कितने होंगे, तभी तो निकल पाएगा परसेंटेज। तो बेटा यहां से कितने युग्मक बन रहे हैं? तो सर यहां n की पावर 3 है और n की पावर 3 में 2 की पावर 3 रखोगे तो 8 आएगा सर। 8 ही आएगा, 2 × 2 4, 4 × हाँ। तो इससे भी कितना आएगा? 8।
और 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 64, यानी यहां जो युग्मज बनेंगे बेटा वो बनेंगे 64। अब बोल रहा है इसका परसेंटेज कितना होगा, इसका परसेंटेज बेटा यहां पे दे रखा है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल एस, सॉरी कैपिटल है। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है जहां कहीं पे भी आप कैपिटल देख लो बेटा तो दिमाग में क्लिक होना चाहिए। क्या क्लिक होना चाहिए सर? अरे सर आपने बताया था दोनों होमोजाइगस होते हैं तो उनका रेशियो हमेशा 1 ही आता है। इसका मतलब इसको मैं बिना क्रॉस किए भी निकाल सकता हूं। कैसे? ध्यान से देखिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल है बेटा। अगर मैं ये क्रॉस करूंगा तो नो डाउट इसके नीचे 100% एक ही आएगा। ये क्रॉस करूंगा तो नो डाउट इसके नीचे 2 ही आएगा। ये क्रॉस करूंगा तो 1 ही आएगा। तो टोटल कितने आएंगे 2। तो बेटा परसेंटेज निकालने के लिए 2 तो ये आए, टोटल कितने हैं 64 इंटू क्या कर दो 100 कर दो। ये फर्स्ट का आंसर आ गया। सेकंड का निकालो बेटा, कैपिटल आर स्मॉल आर है, आपको पता है ये 2 होता है, कैपिटल वाई फिर कैपिटल एस स्मॉल है, ठीक है ऐसा है। देखिए ध्यान से देखिए है कैसा, ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल एस स्मॉल है। आपको पता है बेटा इससे 2 ही आएगा, इससे 1 ही आएगा और इससे 2 ही आएगा। सर ये आप कैसे लिख रहे हो? तो बेटा मैंने आपको बोला था मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप याद होना चाहिए। जिसको जीनोटाइप याद होगा वो देखते ही बता देगा कि सर ये तो 2 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है। बस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है 4। तो आंसर क्या आएगा बेटा 4/64 इंटू 100। ठीक है, ऐसे ही ये 2 जो है ये आपको करने हैं। ठीक है बेटा? हाँ सर सारे हमसे ही करवा रहे हो आप? नहीं बेटा ये आपको करना है ना। यहां ध्यान दीजिए क्वेश्चन, कैपिटल आर कैपिटल वाई की क्रॉस स्मॉल आर स्मॉल वाई से की तो F1 पीडी बनी। इस F1 पीडी में हमने सेल्फिंग स्वनिश्चयन करवाया तो F2 पीडी बनी। सर ये तो मुझे शुद्ध रूप से क्या दिखाई दे रही है? डाइहाइब्रिड क्रॉस दिखाई दे रही है। हाँ। अब सवाल ध्यान से, ज्ञात करें पादप की संख्या जिनमें दोनों जीन समयुग्मजी होगी। अब ध्यान से समझिए, दोनों जीन समयुग्मजी की क्या क्या कंडीशन बन सकती है कि सर एक तो ऐसा हो जाए कैपिटल आर कैपिटल वाई इसमें ये जीन भी समयुग्मजी है, ये जीन भी समयुग्मजी। और सर एक ऐसा हो जाए स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्या इसके अलावा और कोई कंडीशन बन सकती है क्या? बिल्कुल बन सकती है। कैसे? स्मॉल आर कैपिटल वाई कर लो, और दूसरी बात कैपिटल आर स्मॉल वाई कर लो। क्या इनके अलावा और कोई कंडीशन बन सकती है क्या? नहीं सर इसके अलावा नहीं बन सकती। इसका मतलब ऐसे पादप कितने होंगे? तो 4/16 इंटू 100 इतने परसेंटेज होंगे। ठीक है, लैंग्वेज में खेल रहा है वो, बस क्लियर है क्या? बाकी ये तो आपको पता ही है। अगला देखो, पादप की संख्या जिसमें दोनों जीने विषम युग्मजी हो, दोनों जीन विषम युग्मजी होनी चाहिए। अब ध्यान से देखिए बेटा, इसको यहां करते हैं, दोनों विषम होनी चाहिए मतलब कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। एक कंडीशन तो ये बन गई, और एक ही कंडीशन बनेगी, इसके अलावा और कोई कंडीशन पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा अगर आपको कोई कंडीशन दिख रही है तो मुझे बता दो। नहीं सर यही है। तो बेटा इसके नीचे कितना आता है? सर इसके नीचे आते हैं 2। इसके नीचे कितना आता है? इसके नीचे देखो, यहां मैंने 1, इन सब का 1 इसलिए काउंट किया क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता था ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, इसीलिए 4 लिख दिया सीधा ना। क्लियर है क्या मेरी बात? हाँ। इसके नीचे 2 कितना आएगा 4, तो 4/16 इंटू 100 ये इतने परसेंटेज हो जाएंगे। या ऐसा बोल लीजिए 16 में से 4 जो होंगे वो इस टाइप के जाइगोट होंगे। ठीक है, फिर देखिए पादप की संख्या जिनमें दोनों में से एक जीन समयुग्मजी और एक विषम युग्मजी। अब ये कंडीशन ध्यान से सुनिए। इस कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, ये कलर ले लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिए बेटा, एक तो ऐसा हो सकता है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसा हो गया। पहली जीन को मैंने समयुग्मजी रख दिया, दोनों को, दूसरी को विषम। अब पहली जीन को आप विषम कर दो, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं बन सकती। ठीक है, तो इस टाइप के कितने होंगे? सर इस टाइप के 2 होंगे, इसके भी 2 होंगे, इसके भी 2 होंगे और इसके भी 2। कितना आ गया
8 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 100, तो 50% प्लांट जो हैं वो ऐसे होंगे जिसमें एक जीन समयुग्मजीय और दूसरी जीन जो है बेटा वो कैसी होगी, विषम युग्मजीय होगी। बोलना आया कि नहीं आया समझ में? आया सर, आया ना? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आया। ठीक है, तो ऐसे भरमार है क्वेश्चन की, करता जा, बिल्कुल कमी नहीं आएगी, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में फिट रखना है हमें। ठीक है, ठीक है, आगे ध्यान से देखिए बेटा। जैसे हमने एकल संकर में F1 पीढ़ी में जो पादप मिल रहा था जिसको हम लंबा पादप बोल रहे थे, वो सम युग्मजीय है या विषम युग्मजीय है ये हमें पता नहीं था। ऐसे ही बेटा यहां जो F1 पीढ़ी में आपको पादप मिल रहा है वो कैसा देखने को मिल रहा है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये तो मैं बता रहा हूं। बाकी मेंडल को कैसा देखने को मिला? सर मेंडल को गोल और पीले रंग का बीज देखने को मिला, ऐसा पादप देखने को मिला जिसमें सारे बीज गोल और पीले रंग के। तो वो ये जानना चाहता था कि ये और जो जनक है क्या वो सेम है या अलग अलग है। तो इसको जानने के लिए आपको पता है एक ट्रिक है या एक क्रॉस है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, टेस्ट क्रॉस। तो अब हम बैक क्रॉस, आउट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस इसके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम सीधा किसके ऊपर आ जाते हैं, डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। ठीक है बेटा, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट बात मैं यहां लिखवा रहा हूं, क्या कि मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में अगर आपसे पूछ ले फिनोटाइप और जीनोटाइप, तो ध्यान रखना आपको हमेशा कौन सी क्रॉस यूज करनी, ये तो स्मॉल रहेंगे ही रहेंगे। यहां जो लोगे आप प्लांट वो वेट ए सेकेंड, यहां जो आप प्लांट लोगे बेटा वो प्लांट कैसा होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा ना। तो ये जो फिनोटाइप रेशियो आएगा, ये फिनोटाइप रेशियो जो आएगा बेटा इसमें 50% तो कैसे आएंगे, टॉल, 50% डॉर्फ, यानी 1:1 आएगा, है ना। और जीनोटाइप में भी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी, तो 1:1, यहां पर भी 1:1, यहां पर भी 1:1 आएगा। अब यहां देखिए बेटा, यहां आपको जो प्लांट मिला है, जैसे मान लीजिए ये है, बेटा यहां जो पादप मिला है वो आपको गोल पीले बीज वाला पादप मिला है। ठीक है, अब बेटा दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये पादप ऐसा हो सकता है, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है बेटा कि ये पादप ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब ऐसा होगा तो उसका फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो क्या आएगा, तो सर सिंपल है, अरे यार वेट ए सेकेंड, सिंपल है सर, आप वो ऐसे क्रॉस 4 बना दिए, इससे 4 टाइप के युग्मक बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। और जो रिसेसिव पेरेंट्स होगा बेटा उससे तो एक ही बनेंगे, कौन से सर, स्मॉल आर स्मॉल वाई ना। तो ये जो प्लांट बनेगा वो आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये जो आएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ये जो आएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और ये रे। तो इसमें जो फिनोटाइप रेशियो आएगा बेटा, फिनोटाइप वो इंपॉर्टेंट है ना, फिनोटाइप रेशियो जो आएगा वो क्या आएगा सर, ये प्लांट दिखने में गोल और पीला होगा। कैसा होगा बेटा, गोल और पीला। ध्यान दीजिए, अरे हाँ ध्यान दीजिए बेटा, गोल पीला, ऐसा एक प्लांट देखने को। ये सर गोल तो होगा लेकिन गोल के साथ हरा होगा, ऐसे भी एक प्लांट। फिर ये जो है ये झुर्रीदार पीला होगा, ऐसे एक प्लांट। और ये सर झुर्रीदार और हरा होगा, ऐसे भी एक प्लांट। ठीक है, क्लियर है क्या मेरी बात। तो 1:1 आएगा। 25% ऐसे आएंगे, 25% ऐसे आएंगे, 25% ऐसे आएंगे और 25% ऐसे आएंगे। लेकिन यहां देखिए बेटा,
यहां क्या होगा सर, यहां स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आई। यहां पर सर फिनोटाइप रेशियो जो आएगा वो क्या आएगा सर, 100% पादप जो है वो गोल होंगे और पीले होंगे। तो जब 100% रिजल्ट आ जाए तो समझ जाना वो समयुग्मजी गोल और पीला है। लेकिन ऐसे 25% आ जाए तो समझ लेना क्या है बेटा, कि वो जो है वो विषम युग्मजी गोल और पीला है। क्लियर है क्या मेरी बात? हाँ या ना? ठीक है। और बेटा इसी रेशियो का यूज हम बाद में करेंगे। ये रेशियो तभी आता है जब दोनों लक्षण की जो जीन है बेटा वो अलग अलग गुणसूत्र पर हो। यही बात मैंने स्वतंत्र अपव्यय नियम के लिए भी बोली थी कि वो तभी लागू होगा जब जीन अलग अलग लक्षण की जीन अलग अलग गुणसूत्र पे हो। तो आइए उसको थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली देखते हैं। कैसे देखते हैं सर, ध्यान से देखिए। मान लीजिए बेटा ये एक द्वियुग्मज कोशिका है। इसमें बेटा ये पीले वाले गुणसूत्र मान लीजिए नर से आए थे ना, और ये जो है मान लीजिए ये मादा से आए थे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है सर? कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए दो लक्षण है बेटा, एक लक्षण की जीन जो है वो यहां पर है, मान लीजिए यहां कैपिटल आर है और उसी की छोटी वाली स्मॉल आर यहां है। और बेटा दूसरा जो लक्षण है उसकी जीन मान लीजिए यहां पे दूसरे वाले गुणसूत्र पे है, मान लीजिए ये कैपिटल वाई है और ये स्मॉल वाई है। ठीक, अब बेटा आपको पता है कि जब भी युग्मक निर्माण होता है तो युग्मक निर्माण के दौरान सर आपने हमें बता रखा है, क्या बता रखा है मैंने आपको, कि गुणसूत्र सर आधे हो जाते हैं और एक जीन की दोनों एलील अलग अलग हो जाती है। ठीक है, तो क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है सर? एक पॉसिबिलिटी तो ऐसे बन सकती है कि जिस तरफ आर वाला गया है सर, एक पॉसिबिलिटी तो यह बन सकती है कि जिस तरफ आर वाला गया है उसी तरफ वाई वाला भी चला जाए। यानी एक पॉसिबिलिटी तो सर ये है, कौन सी, कि सर जिस तरफ आर वाला गया है उसी तरफ वाई वाला चला जाए, कैपिटल वाई वाला चला जाए ना। एक पॉसिबिलिटी तो सर ये पॉसिबिलिटी जब बनेगी तो उस केस में सर एक पॉसिबिलिटी ये भी तो बन रही है, कौन सी, कि यहां स्मॉल आर और यहां स्मॉल वाई। लेकिन एक पॉसिबिलिटी सर ऐसी भी बन सकती है, क्या, कि जिस तरफ कैपिटल आर वाला गया है उस तरफ कैपिटल आर वाला ना जा करके स्मॉल वाई चला जाए, और जिस तरफ बेटा इसका अपोजिट में देखो, इसके अपोजिट में स्मॉल आर होगा तो इसका अपोजिट कौन गया होगा, कैपिटल वाई गया होगा। ये सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये सब कब हो रहा है, जब जीन जो है वो अलग अलग गुणसूत्र पे है। लेकिन बेटा ध्यान से समझ, ये कब हो रहा है, जब जीन जो है वो बेटा एक ही गुणसूत्र पे है। अब ध्यान से समझ, मान ले बेटा, क्या मानू सर, मान ले ये एक गुणसूत्र का जोड़ा है जिसको समजात गुणसूत्र, इसी समजात गुणसूत्र पे यहां पर है कैपिटल आर और यहां है स्मॉल आर, और बेटा यहां पर है कैपिटल वाई और यहां है स्मॉल वाई। अब बेटा यहां पर दो ही पॉसिबिलिटी पॉसिबल है बेटा, एक जिसमें क्या हो रहा है बेटा, जिसमें सर ये वाला जो गुणसूत्र है यहां पर सर कैपिटल आर और कैपिटल वाई वाला साथ गया है, और दूसरा वाला जो गुणसूत्र है सर उसमें स्मॉल आर और स्मॉल वाई वाला साथ गया है। कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई कभी नहीं आ सकता बेटा, और जब नहीं आ सकता तो मुझे बताओ बेटा, नहीं आ सकता कैपिटल आर के साथ, भाई मान लो इससे जो युग्मक बना ये कैपिटल आर ये वाला बना है ना, और एक ये जो है स्मॉल आर ये वाला बना, और मान लो उधर जो प्लांट होगा उसमें भी तो ऐसे ही बना होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इस केस में अगर आप ध्यान से देखो तो ज्यादातर जो आपको लक्षण देखने को मिल रहे हैं वो वही है जो जनक में है, नया कुछ भी नहीं आया है। ठीक है, नया कुछ भी नहीं आया है, इसका मतलब ये है, अब नया कुछ भी नहीं आया, ये बहुत सारी बातों पे निर्भर करता है, लेकिन
अगर जीन जो है वो एक ही गुणसूत्र पे होगी तो वहां स्वतंत्र अपयूहन नहीं होगा, वहां उतने नए लक्षण नहीं आएंगे जितने डाइहाइब्रिड में आ रहे थे। डाइहाइब्रिड में कितने आ रहे थे? 37.2%। यहां पर इतने नहीं आएंगे। ठीक है, तो सर इसके हिसाब से तो मुझे 0 लग रहा है। बेटा तुझे अभी लग रहा है, लेकिन जब हम सहलग्नता पढ़ेंगे तो तुझे और थोड़ा अंदाजा होगा कि कुछ लक्षण तो नए आए होंगे, कुछ प्रतिशत। 37.2 तो कभी नहीं आएंगे बेटा, 37.2 तो कभी नहीं आएंगे। वो तो तभी आएंगे जब एक लक्षण की जीन एक गुणसूत्र पे और दूसरे की दूसरे पे, उसके अलावा पॉसिबल नहीं है। अगर एक ही गुणसूत्र पे दोनों अलग अलग लक्षण की जीन आ गई तो फिर कभी भी 37.2 आने के चांसेस नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक ही बस में बैठी है, जहां ये बस जाएगी वहां दोनों लक्षण साथ में जाएंगे, जबकि वहां ऐसा नहीं था। एक लक्षण अपनी मर्जी से किसी के भी साथ जुड़ रहा था, दूसरा किसी के भी साथ जुड़ रहा था। क्लियर है क्या मेरी बात? ये बात पल्ले पड़ी। तो ध्यान रखना बेटा, स्वतंत्र अपयूहन का नियम तभी लागू होता है जब जीन जो है वो दो अलग अलग गुणसूत्र पे पाई जाए। ठीक है, इतनी बातें क्लियर क्या? हाँ सर क्लियर। तो इस चैप्टर को जब हमने बांटा था तो मैंने आपको बोला था सबसे पहले हमें पढ़ना है जेनेटिक्स क्या होती है और उससे रिलेटेड बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ लिया सर हमने। फिर हमने मेंडल के बारे में पढ़ना था। तो मेंडल के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा बेटा? तो बेटा मेंडल के बारे में हमने पढ़ा कि भाई मेंडल का जन्म कहाँ हुआ, किस पे काम किया, वगैरह वगैरह बेसिक बातें। फिर मेंडल ने मटर का चयन ही क्यों किया। फिर हमने पढ़ा कि मेंडल जो था बेटा वो सक्सेस क्यों हुआ, फेमस क्यों नहीं हुआ, ये सारी बातें। फिर मेंडल ने कौन कौन से प्रयोग किए? तो 2 प्रयोग किए, एक जीन को लेकर के और 2 जीन को लेकर के। एक जीन को लेकर के जो प्रयोग किया उसको हम एकल संकर के नाम से जानते हैं, जहां से 2 नियम निकल के आए। और दूसरा 2 जीन को लेकर के जो प्रयोग किया उसे हम द्विसंकर के नाम से जानते हैं और वहां से एक नियम निकल के आया। अब सवाल ये आता है कि क्या सर ये सारे नियम दुनिया में हर किसी पे लागू होते हैं क्या? तो मैं बोलूँगा नहीं बेटा, सारे नियम जो मेंडल ने दिए थे वो सब पे लागू हो ऐसा ज़रूरी नहीं। यानी कुछ ऐसी चीज़ें भी होगी जहाँ मेंडल के नियम लागू नहीं होते हैं। तो जहाँ मेंडल के नियम लागू नहीं होते वो मेंडल के नियम के अपवाद हुए कि नहीं हुए? अब ये आप खुद बताओ भाई, मेंडल का अपने नियम देगा उसके बाद ही तो पता चलेगा कि भाई मेंडल ने जो नियम दिए वहाँ पर ये चीज़ लागू नहीं हो रही या इन पे लागू नहीं हो रही है। कि ऐसा थोड़ी ना नियम ही नहीं दिए उससे पहले ही पता चल गया कि भाई यहाँ तो लागू नहीं होंगे, है ना। तो क्योंकि वो मेंडल के नियम के बाद पता चले कि भाई यहाँ मेंडल के नियम लागू नहीं हो रहे हैं, इसीलिए हम उसको पोस्ट मेंडलिज्म भी बोलते हैं। मैं बोलता हूँ कि बेटा वो मेंडल के नियम के अपवाद है। ठीक है, तो कई बार उसको पोस्ट मेंडलिज्म करके भी पढ़ाया जाता है और कई बार उसको मेंडल के नियम के अपवाद के रूप में भी पढ़ाया जाता है। तो आइए तीसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, मेंडल के नियम के अपवाद। ठीक है, तीसरा टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है पोस्ट मेंडलिज्म। पोस्ट मेंडलिज्म जिसको हम किस नाम से जानते हैं? मेंडल के नियम के अपवाद। तो बेटा मेंडल के नियम के अपवाद के अंदर बहुत सारे टॉपिक, सब टॉपिक हमें पढ़ने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या क्या पढ़ने हैं हमें? अरे यार ध्यान दीजिए बेटा, क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को? तो सर हमें पढ़ना है हमें पढ़ना है क्या क्या पढ़ना है बेटा? सबसे पहले पढ़ना है आपको सह प्रभाविता। इसको हम इंग्लिश में कोडोमिनेंसी भी बोलते हैं। दूसरा आपको पढ़ना है बेटा अपूर्ण प्रभाविता, जिसको हम इनकम्प्लीट डोमिनेंसी के नाम से भी जानते हैं। तीसरा आपको बेटा बहुएलिलता के बारे में पढ़ना है, जिसको हम
मल्टीपल एलिलिज्म के नाम से भी जानते हैं। चौथा आपको पढ़ना है बेटा बहुजीनी वंशागति। जिसको हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर अगला जो आपको पढ़ना है बेटा वो है पीलियोट्रोपिक जीन। तो उसको हिंदी में हम पीलियोट्रोपिक जीन, हिंदी में इसको बोलते हैं हम बहुजीनी वंशागति। हिंदी में बेटा इसका इसको हिंदी में हम बोलते हैं, एक मिनट, हाँ भाई, पीलियोट्रोपिक जीन को हम बोलते हैं बहुप्रभाविता। ठीक है, फिर उसके बाद आता है बेटा सहलग्नता, जिसको हम बेटा लिंकेज के नाम से जानते हैं। उसके अलावा बेटा हमें कुछ और बातें भी एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी। जैसे एक आता है बेटा लीथल जीन, इस लीथल जीन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं बेटा, उसमें से लीथल जीन को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें जो है वो आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है। और इन बाकी सारी चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंस है बेटा। हर बार यहाँ से एक सवाल तो आता ही आता है, हर बार एक सवाल जो है इस पोस्ट मेंडलिज्म से आता ही आता है। ठीक है, क्लियर है क्या मेरी बात? जी सर, क्लियर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला जो है हमारा वो क्या है सर? सबसे पहला जो है जिसको हम ए नाम दे रहे हैं वो है सह प्रभाविता। सह प्रभाविता बेटा इसको हम कोडोमिनेंसी बोलते हैं। ठीक है, एक बार समझिए कोडोमिनेंसी होती क्या है, देखिए। इन जनरल हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर इन जनरल? बेटा इन जनरल हम बोलते हैं जो प्रभाविता का नियम है वो ये कहता है कि F1 पीढ़ी में हमेशा अपने आप को कौन प्रदर्शित करेगा? सर जो प्रभावी लक्षण होगा वो प्रदर्शित करेगा, और अप्रभावी लक्षण यहाँ प्रदर्शित नहीं होगा। ठीक है, यही तो है प्रभाविता का नियम। मेंडल ने यही तो कहा था कि F1 पीढ़ी या विषम युग्मजीय अवस्था में जो अपने आप को प्रदर्शित करे वो क्या है बेटा? सर वो प्रभावी है, और जो ना करे वो अप्रभावी है। यानी यहां पर सिर्फ प्रभावी लक्षण प्रदर्शित होगा F1 पीढ़ी में। लेकिन बेटा सह प्रभाविता में ऐसा नहीं होता है, यहां पर ये नियम फॉलो नहीं होता है। तो यहां क्या होता है कि अगर F1 पीढ़ी में दोनों जनक यानी जो प्रभावी वाला भी है, कौन सा भाई? हमने कहा था कि F1 में तो सिर्फ प्रभावी करेगा, लेकिन ये बोल रहा है कि सहप्रभाविता में F1 पीढ़ी में दोनों जनक प्रभावी और अप्रभावी दोनों अपने आप को प्रदर्शित करे, उसे सह प्रभाविता कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम? सह प्रभाविता कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है सर? तो इसका एग्जाम्पल है बेटा AB ब्लड ग्रुप। कौन सा ब्लड ग्रुप? AB, सिर्फ AB। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिख बेटा, मान लीजिए ये है फादर
फादर जो है इनका ब्लड ग्रुप था ए, तो ए दो कंडीशन में आ सकता है, आई ए, मान लीजिए समयुग्मजी आई ए था, है ना, ये पहली वाली ले ली, ये दूसरी वाली ले, और इधर थी बेटा मदर का ब्लड ग्रुप था बी, आई बी, दोनों में संकर हुई। तो बेटा मैं आपको बोलूं कि मुझे बता प्रभाविता के नियम के आधार पे पहली पीढ़ी का ब्लड ग्रुप क्या आना चाहिए, तो आप बोलोगे सर अगर ये प्रभावी है तो ए ब्लड ग्रुप आना चाहिए, और अगर ये प्रभावी है तो बी आना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या होता है बेटा, सर यहाँ ये वाली एलील भी अपने आप को प्रदर्शित करती है, ये भी करती है, इसीलिए फिनोटाइप में जो ब्लड ग्रुप आ जाता है वो कौन सा आ जाता है सर, वो आ जाता है ए बी। यानी इसने भी अपने आप को प्रदर्शित किया, इसने भी अपने आप को प्रदर्शित किया। तो दोनों जनक अगर F1 पीढ़ी में प्रदर्शित कर रहे हैं अपने आप को, तो उसे हम किस नाम से जानेंगे बेटा, सहप्रभाविता के नाम से जानेंगे। उसे हम किस नाम से जानेंगे, सहप्रभाविता के नाम से जानेंगे। और जिसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप। बेटा ए बी ओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो पूरा एक सिस्टम है जिसमें ए भी आएगा, बी भी आएगा, ए बी भी आएगा और ओ भी आएगा, वो इसका एग्जाम्पल नहीं है। इसका एग्जाम्पल सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप है, क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप में ही ऐसा हो रहा है, बाकी में ऐसा नहीं हो रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर है क्या मेरी बात? जी सर क्लियर है। तो सहप्रभाविता जो है यहां पर बेटा मेंडल के नियम लागू नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मेंडल का नियम लागू होता तो इन दोनों में से कोई एक ही यहां प्रदर्शित होता, लेकिन यहां तो दोनों ही प्रदर्शित कर रहे हैं। और मेंडल सामने सहप्रभाविता के नियम में कहा था कि F1 पीढ़ी में दोनों जनक में से कोई एक ही प्रदर्शित होगा, जबकि यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो उनके नियम का अपवाद हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर, बिल्कुल हुआ। क्लियर? ठीक है, देख एक बार इसको। हाँ भाई, आगे समझ में? जी सर, अगला चलते हैं बेटा। अगला जो आएगा सेकंड बी जो आएगा उसको बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है। इंग्लिश में बेटा इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। ये क्या कहता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए बेटा, क्या ध्यान दे सर, इधर ध्यान दीजिए। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण पूरी तरीके से अपनी प्रभाविता प्रदर्शित ना कर सके तो एक नया लक्षण आ जाएगा जो प्रभावी एवं अप्रभावी के बीच का होगा। उसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। कैसे? समझिए, ध्यान से देखिए बेटा। मान लीजिए बेटा यहां पर कोई लाल कलर का फूल है, कैपिटल आर कैपिटल आर। मान लीजिए बेटा लाल कलर का फूल है और इसका विपरीत जो है अप्रभावी वो है सफेद रंग का। अब अगर यहां मेंडल का नियम लागू होता तो आप बोलते सर F1 पीढ़ी में जितने भी पादप आएंगे सारे कैसे होने चाहिए? लाल होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को प्रदर्शित करेगा और ये अपने आप को प्रदर्शित नहीं करेगा।
लेकिन बेटा अगर ये पूरी तरीके से अपने आप को प्रदर्शित ना कर सके, पूरी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस ना कर सके, तो यहां पर लाल की जगह एक नया लक्षण आ जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे बेटा, जिसे हम बोलेंगे पिंक, गुलाबी। तो अगर प्रभावी लक्षण पूरी तरीके से अपनी प्रभाविता शो ना कर सके, प्रदर्शित ना कर सके, तो पहली पीढ़ी में एक नया लक्षण आ जाएगा जो कि इस प्रभावी और अप्रभावी के बीच का होगा। यानी अगर आप लाल से सफेद की तरफ जाओ तो बीच में कहीं गुलाबी रंग आता है, ठीक है। तो अगर प्रभावी लक्षण पूरी तरीके से अपनी प्रभाविता अप्रभावी के ऊपर प्रदर्शित ना कर सके, तो पहली पीढ़ी में एक नया लक्षण आ जाएगा जो दोनों के बीच का होगा। उस फिनोमिना को, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अपूर्ण प्रभाविता। अब यहां पर भी मेंडल की बात लागू नहीं हो रही है, क्योंकि लागू होती है तो यहां लाल ही आता है, लेकिन यहां तो एक नया लक्षण आ गया। इसका मतलब सर ये भी मेंडल के नियम का अपवाद है। अब सर ऐसा हमें कहां कहां देखने को मिलता है, कुछ एग्जाम्पल है क्या इसके? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल बेटा, कुछ एग्जाम्पल है। देख, पहला एग्जाम्पल तो है, चलो अपन वन बाय वन डिस्कस कर। पहले मैं एग्जाम्पल लिखवा देता हूं ना। मीरा बिलास, हाँ, एक दो बातें और एक्स्ट्रा लिख दो बेटा। इसकी खोज किसने की थी? सर इसकी खोज जो की थी वो एक साइंटिस्ट था, कॉल कोरेंस, है ना। कॉल कोरेंस आपने पढ़ा ही होगा बेटा, जिसने मेंडल के पुनः खोज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। किसके अंदर खोजा इसको? किसको? अपूर्ण प्रभाविता को खोजा उसने, मीरा बिलास जिलाफा, ठीक है। तो इसमें बेटा पहला जो अपने पास एग्जाम्पल निकल के आता है वो क्या निकल के आता है? सर वो निकल के आता है मीरा बिलास जिलाफा। बेटा इसी मीरा बिलास जिलाफा को आप फोरोक्लोक पादप भी बोलते हो, ठीक है। के पुष्प का रंग, बेटा मीरा बिलास जिलाफा जो पादप होता है उसके पुष्प का जो रंग होता है उसमें अपन को अपूर्ण प्रभाविता देखने को मिलती है। दूसरा आता है बेटा, एक पादप होता है एंटी राइनम मेजस, जिसको हम स्नैपड्रैगन पादप, या फिर इसको आप डॉग फ्लावर पादप भी बोलते हो, कुत्ता फूल पादप, है ना, कुत्ता फूल पादप भी बोलते हैं इसको, है ना? उसके अलावा बेटा एक और एग्जाम्पल आपके सामने निकल के आता है, वो क्या है? सर वो है मटर के बीज का आकार, यानी साइज। मटर के बीज की साइज में भी आपको अपूर्ण प्रभाविता देखने को मिलती है, ठीक है। अब कैसे इनमें किस प्रकार से देखने को मिलते हैं उसको अपन बेटा नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। ठीक है।